वन स्टार्ट। हेलो सर, कैसे हो आप? ठीक है, बिल्कुल। पूरी धन्यवाद। पूरी उम्र निकाल दी आपने बस इस लगे धंधे में। हुए हैं। बस एमए करते ही हाँ। शुरू कर दिया था काम। अच्छा। तो उसके बाद आज तक लग रहे हैं, जूझ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने जब एमए किया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मेरी नौकरी लग गई पंजाब हम्म। में, गवर्नमेंट में। इत्तेफाक से वहाँ क्या था कि कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, तो मैं ही था। हम्म। तो वहाँ पे हमने काम शुरू किया। हम्म। वो है 1975 की बात। तो सबसे पहले मेरा जो काम था वो किया, जो आम खास बाग जो रेस्टोर किया, उसको 1975 की बात है। हम्म। उसके बाद वहाँ पे कुछ एक्सकर्शंस किए, हम्म। क्योंकि उन दिनों चीफ मिनिस्टर जो थे ज्ञानी जैल सिंह थे। तो उनको थोड़ा सेकुलरिज्म दिखाने के लिए वो करना होता है। हम्म। भगवान राम का जो नानक नानके कहते हैं ना, हम्म। वो गुड़ाम गांव में है। क्योंकि ये जो रामायण और ये सारी लीजेंड्स चल रही हैं, वो एक मूवमेंट के साथ हम्म। आगे आगे आ रही हैं। यही रामायण के साथ जो रिलेटेड सारी साइट्स हैं, हम्म। वो आपको घग्गर पे भी मिलेंगी, फिर हम्म। अमृतसर और आगे भी मिलेंगी। तो हम्म। ज्यों ज्यों आर्यंस आगे थे चले गए, वो अपनी हम्म। लेजेंड्स और वो सारा कुछ कैरी करते रहे। ओके। तो वहाँ जगह है गुड़ाम, हम्म। कोहराम आपको मिडिवल उनमें मिलता है। तो वहाँ हम्म। पे एक्सकर्शंस किया हम्म। उस उत्खनन से। तो वही जो एविडेंस मिल रहे हैं, हम्म। ग्रेवेयर। हम्म। तो ग्रेवेयर तो आपने सर अर्नेस्ट, पूरा हरियाणा वो वगैरह आपने साइकिल पे घूमा? मैं बता रहा हूँ ना भाई आपको। हाँ। तो वहाँ पे हमने, तो हमारे हम्म। पास वहाँ पे जीप हुआ करती कभी कभी। नॉर्मली तो एक्सक्वेशनर को भेज देते ही नहीं है, कि हम्म। वो ऑफिसर्स ही रख लेते हैं जो हम्म। आईएएस वगैरह हैं। तो वहाँ जीप होती। जब हमारे को जीप मिल जाती, तो हम घग्गर का वो सारा एरिया हम्म। एक्सप्लोरेशन शुरू किया। हम्म। क्योंकि मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो कुरुक्षेत्र का जो और ये अम्बाला का जो एरिया है, वो भी हम्म। एक्सप्लोरेशन हमने जीप पे पहले पहले किया। ओके। कुछ महीने बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़कर हम्म। तो मैंने पीएचडी फुल टाइम शुरू की। हम्म। तो उस समय हमारे पास साइकिल ही होते थे। हम्म। तो साइकिल को लेके हमने साइकिल पे चलना एक तरफ से निकलते हुए, और हम्म। फिर ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे साइट्स मिलती जाती है। हम्म। उसका हर एक की साइट की पोट्री, हम्म। पीछे थैला भरा होता, हम्म। बैग जो है वो, फिर दूसरा बैग करते करते बोरी भर जाती। हम्म। लोग भी कहा करते हैं कि आप पागल, ये ठीकरे इकट्ठे करते फिर रहे हैं। तो इस तरह साइकिल। और साइकिल फिर आगे ऐसा है ना कि अगले दिन जब हमें आगे जाना है 20 किलोमीटर आगे, हम्म। तो पहले तो यहाँ था मैं कुरुक्षेत्र, तो हमने यहीं से ऑपरेट शुरू किया करना। हम्म। और फिर आगे जो है हम्म। साइकिल को बस पे चढ़ाना। हम्म। मैं आज भी उसको साइकिल को ना हम्म। कंधे पे रख के साइकिल को ऊपर चढ़ा सकता हूँ। अच्छा। उसमें तो साइकिल को उतारना अपने आप ही, अपने हाँ। आप ही। तो साइकिल पे घूमना। फिर बहुत सी जगह ऐसी आ जाती जहाँ साइकिल भी नहीं जा सकता था। हाँ। कीचड़ हो गया, या मेड छोटी है, हाँ। तो वहाँ पे अपना पैदल जाना। हम्म। तो ये कुरुक्षेत्र का हम्म। इलाका जो है, और फिर ये अम्बाला जहाँ से ये नदी निकल रही है। हम्म। आज देखते होगा आपने, बहुत से लोगों ने कहा कि हिमालय से निकलती है, फलां से आदबद्री से निकलती है, आदबद्री से सोम नदी निकलती है। हम्म। और उसके आगे जो संधाया के हम्म। एरिया, वहाँ पे आके इसका चैनल बनता है ओके। सो सर, सरस्वती का। इंटरेस्टिंगली जो चाइनीज ट्रेवलर जो थे ह्वानसांग, उनका जो रूट था। उन्होंने क्या हाँ। किया था कि वो बुद्धिस्ट साइट्स जो हैं हम्म। उनको जो विजिट किया था। तो ह्यूनसांग जब आया पंजाब से होता हुआ, तो जो जलंधर के बाद फिर वो एक जगह आई, सितो तोलू कहते हैं। हम्म। वो कनिंघम ने तो जब उसको फॉलो किया, उसको हम्म। आइडेंटिफाई किया सरहिंद के साथ। हम्म। सरहिंद में उन्होंने भी माना कि यहाँ पे वे प्राचीन रिमेन्स नहीं हैं। हम्म। लेकिन बाद में जब हमने देखा था ये तो ये साइट गलत है, तो संघोल जो आज का है, वो एक साइट थी। वहाँ बाद में स्तूप भी मिला, और कई स्तूप मिले, हम्म। बहुत सी हंड्रेड्स जो हैं वो स्कल्पचर्स भी मिले। हम्म। वहाँ से फिर वो शुग किया, शुरगन। हम्म। शुरगन से थानेश्वर आया है कुरुक्षेत्र। हम्म। तो थानेश्वर में उन्होंने लिखा है कि उस समय 3 ही मोनेस्ट्रीज थी। बड़ा दुखी हुआ ना कि सब हम्म। जगह हम्म। बुद्धिज़्म, क्योंकि वो बुद्धिस्ट वो था, तो हम्म। बुद्धिज़्म को तो ग्लोरीफाई हम्म। करना था। तो देखा यहाँ पे तो इतना वो है, लेकिन कि हमारे यहाँ तो 3 ही मोनेस्ट्रीज हैं, हम्म। और देवकुल बहुत हैं। हम्म। और यहाँ पे उस समय 700 के हम्म। करीब मॉन्क्स रहते थे उनमें। हम्म। तो वो तीनों मैंने
आइडेंटिफाई किए। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उनको आइडेंटिफाई करके पेपर पब्लिश किया। आज वो लोग बाद में अपने आप को और क्रेडिट लेते रहते हैं कि मैंने आइडेंटिफाई किया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जहाँ हम बैठे हैं इससे 200 गज दूर, अभी यहाँ जा गेस्ट हाउस से 200-300 गज दूर ही स्तूप था, किसी ने देखा नहीं, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। अच्छा। उन्होंने अपना कैंपस नहीं देखा था। तो मैंने जब देखा तो वहाँ पे देखा पूरा बाकायदा ऊपर टॉप और वो स्तूप का वो मिल रहा है। तो मैंने आइडेंटिफाई करके वो किया था। ओके। बाद में एक्सक्वेशन भी हुआ उस पे और स्तूप मिला है। तो कनिंघम का रोल आप कैसे देखते हो सर? कनिंघम उन दिनों आर्कियोलॉजी इतनी वो नहीं थी, उसने बहुत काम किया। कनिंघम ने जितनी भी ये साइट्स हैं, ये रूट है, आइडेंटिफाई किया, रीजनेबली ठीक किया आइडेंटिफाई। और उसके बाद उसने और जो किया, एक्सक्वेशंस बहुत जगह किए। अच्छा। एक्सक्वेशंस जैसे की हर जगह ही गया, वो करता रहा थोड़ी देर, जहाँ भी माउंट मिला कहीं ना कहीं वो प्रोबिंग करता रहा, वो हर जगह ही। उसके साथ साथ उसका रोल ये था कि कॉइन्स बहुत इकट्ठे किए उसने। हाँ, कॉइन्स बहुत किए इकट्ठे। और फिर उसके बाद और कई लोग थे, स्टेसी था और रॉजर्स था, उनके जो कॉइन्स हैं इस रीजन के, मैं इस रीजन की ही बात कर रहा हूँ, तो इस रीजन में उन्होंने सबने इकट्ठे किए। तो और पंजाब में अमृतसर में स्कूल का प्रिंसिपल था, हेडमास्टर था, स्टेसी करनाल में स्टेशन था। तो इनकी जितनी कलेक्शन थी कनिंघम ने आइडेंटिफाई करके छापे भी, लेकिन इनकी कलेक्शन जितने सब लोगों की वो बेस बना बाद में जो कैटलॉग, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग जो एलन का जो है सर, वो कैटलॉग का बेस बना। ओके। तो बेस तो इन्होंने ही किया। ओके। अब जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा में भी तो एक्सकवेशन जो है वो कनिंघम ने भी वहाँ पे खोदा था और जगह भी कई जगह करा। तो अब इनका रोल तो ये था कि बेस तो इन्होंने ही बनाया, चाहे किसी भी तरह का। कनिंघम तो फिर बाद में डायरेक्टर जनरल रहा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एस्टेब्लिश करने में इसमें ने वो किया। और उसने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, कनिंघम की, वो नाम से ही कनिंघम रिपोर्ट माना जाता है। अच्छा। हाँ, अपने ये कुरुक्षेत्र रीजन की जो बारे में जितना लिखा है, अमीन है, थानेसर है और शोगन है, इन सब के बारे में कनिंघम ने ही लिखा। वॉल्यूम उसका 2 और 14 जो है उनमें सब में इसका जिक्र है। और जॉन मार्शल ने? अभी आता हूँ, उस पर भी अच्छा, बताता हूँ। sorry। सर जॉन मार्शल का यहाँ रोल नहीं है इस रीजन में, इस एरिया में। क्योंकि हम आज सेमिनार के इसमें हैं, तो यहाँ उसने फिर ये काम किए हैं। और बहुत सी जगह पे उसने वो किया। जहाँ तक सर जॉन मार्शल की बात है, वो तो काफ़ी बाद में आए, क्योंकि उनको जब गवर्नर यहाँ पे बना दिया गया आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल, तो काम उन्होंने शुरू किए। उस समय जब वो आया, आर्कियोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, लेकिन इसका जो था रोल, इसमें इसको इतनी वो नहीं थी, इसलिए थोड़ा ये उस लेटेस्ट टेक्निक से वाकिफ नहीं था। तभी इसने जो हालांकि उसने जो एक्सक्वेशंस की, कोई स्ट्रेटोग्राफी और ये वो का ध्यान नहीं किया, एक डेप्थ वाइज ही खुदा करते। उसमें हालांकि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती, बाद में व्हीलर ने इनको सबको रेक्टिफाई करके एक्सक्वेशन का हो गया। लेकिन अगर आप उसका रोल देखें, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स अगर उस ढंग से करते तो शायद पॉसिबल ना होता इतने बड़े बड़े शहरों को अनकवर करना। तो उसके लिए तो मास स्केल पे ही काम करना पड़ना था। तो ये चीज़ मार्शल का रोल रहा, वो अलग बात है। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं आजकल, हालांकि कुछ दूसरे लोगों ने, राखलदास बनर्जी वगैरह ने काम किया था, उन्होंने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट कहीं छापी नहीं गई, और खुद क्रेडिट लेने के लिए इलस्ट्रेटेड लंदन वीकली में खुद छापा उसने। तो ये क्रिटिसिज्म करते हैं, अदरवाइज मार्शल ने काफ़ी काम किया यहाँ। और सर राखी गढ़ी का सबसे पहले एक्सप्लोरेशन कब क्या राखी गढ़ी को डॉक्टर सूरज भान ने, असल में डॉक्टर सूरज भान ने जो काम किया, सरस्वती
एंड देशोदति पे, आर्कियोलॉजी पे काम किया। लेकिन उस समय कम्युनिकेशन के सिस्टम नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिल्कुल ही कच्चे रास्ते भी ऐसे ही थे। तो उन्होंने का जो काम था, हालांकि कहते तो हैं पहले सिस्टमेटिक काम किया, सिस्टमेटिक इन द सेंस कि 2 ही नदियों को उसमें करते रहे। तो सबसे पहले 1967 में मेरे ख्याल की बात है, तो उन्होंने ये राखी शाहपुर या राखी गढ़ी जो कहा जाता है, ये साइट एक्सप्लोर की। उनको बताया गया, ये जो स्वामी ओमानंद हुआ करते थे, उन दिनों आचार्य भगवान देव नाम था, तो वो बड़ा घूमते रहते थे, सिक्के इकट्ठे करते रहना, पुरानी मूर्तियाँ इकट्ठे करते रहना। गुरुकुल झज्जर का जहाँ वो है, आप देखें, बहुत बड़ा म्यूजियम है, उनके बहुत कलेक्शन है। तो उन्होंने वहाँ से कुछ जो पॉटरी जो है वो डॉक्टर सूर्यभान को दिखाई थी। अच्छा। तो डॉक्टर सूर्यभान फिर वहाँ गए। हाँ। वैसे तो डॉक्टर बिस्त कहते हैं कि मैंने ढूंढा है ये, लेकिन ये अगर उस ढंग से ढूंढना कहो तो फिर मैं तो ओमानंद जी को कहूँगा कि सबसे पहले तो उन्होंने ला के दिखाई। तो ये राखी गढ़ी का वो था, लेकिन इतना बड़ी साइट थी ये, अब कई माउंड है ना ये, तो एक्सक्वेशन किसी ने नहीं किया यहाँ। तो बहुत बाद में चल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो अमरेंद्र नाथ जी जो हैं, उन्होंने एक्सक्वेशन शुरू किया था। ओके। तो सर एक वहाँ का जो स्केलेटन मिला था उसके डीएनए की काफ़ी चर्चा होती है, तो ये डीएनए पे परसों को किसी ने बोला भी, तो आपको क्या लगता है कौन सा क्या डीएनए, वो R1? नहीं, वो R1N1 वाला जो है वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इतने छोटे डाटा से इसने को आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। और दूसरा, मैं तो एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, MSc का स्टूडेंट था, तो मुझे तो जेनेटिक्स और इसको पता है, लेकिन इसको जनरलाइज जो कर रहे हैं वो नहीं पॉसिबल है। क्या है सर ये कौन सा डीएनए, आप थोड़ा सा इसको ब्रीफली? इतना ज़्यादा मैंने उसको वो नहीं किया, लेकिन उसके बेस पे ये बताते हैं ना कि लोकल पॉपुलेशन में जो है ये द्रविडियन वो है डीएनए है, उधर से ईरानियन प्लेटो के जो उनके बिल के यार, लेकिन उसको जनरलाइज तब कर सकते हैं या तो ये पता चले कि जब ये कहते हैं कि लोकली वो है, लोकल है तो पहले अर्ली हड़प्पन में, प्री हड़प्पन में भी तो उस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, वहाँ पे देख के तब जाके होगा। तो इसको हम उस ढंग से नहीं ले सकते, और फिर डेटाबेस बहुत कम है, और फिर एक ही पीरियड का है, एक ही पीरियड में हो जाना, तो एक ही जगह से वो कर देना तो कोई पॉसिबल। आर्कियोलॉजी में तो बेसिकली बाई चांस है, चांस ऐसा है कि आपको मिल गया तो सब कुछ है, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, ठीक बात। जैसे संघोल का मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक्सकवेशन चलती रही, स्तूप की होता रहा, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो है आगे ऐसा था कि वहाँ पे एक कट सा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल स्टीप, तो उसको देख के कुछ होगा यार, पिट, बिस्ट ने भी जो है, डॉक्टर बिस्ट ने पिट कह के कि यहाँ पिट है कोई। लेकिन जब बाद में एक्सक्वेशन हुआ, मेरे फादर GV शर्मा उन्होंने किया, तो उन्होंने देखा भाई ये पिट है अगर, तो देखे तो सही क्या है ऐसे। उन्होंने जैसे आगे थोड़ा सा वो किया, एक आध फुटी, वहाँ पे 117 मूर्तियाँ स्टैक की हुई एक ही जगह पे पड़ी मिल गई। अब बताइए कि वही साइट है, वही सब कुछ है। एक दिन पहले जो है वहाँ पे वो इतना बड़ा जो जखीरा है वो नहीं मिला था, थोड़ा सा आगे गए मिला था, मिल गया आपको। तो आर्कियोलॉजी में तो बाई चांस है। 117 मूर्तियाँ कौन सी थी सर? ये कुषाण जो हैं उससे पीरियड की थी, और जितनी भी आपके शालिभंजिका और ये सारे हैं वो ज़्यादातर वही मूर्तियाँ हैं। मथुरा सैंड स्टोन, उसमें स्टोन में स्पॉटेड रेड स्टोन है, उसमें मिली हैं, उसमें बनी हुई। तो मथुरा कला जो, जैसे गांधार कला और मथुरा कला, तो मथुरा इंडियनाइज पूरा है, आके इंडियन वो हो गया इन्फ्लुएंस। गांधार में जो है आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिल रहा है। ईरानियन कल्चर तो हमारा मिलता ही है, बाकी कोई और कैसे मिलता कैसे ईरानियन कल्चर? अच्छा, ईरानियन कल्चर, ईरान का कल्चर और हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, और क्या सिमिलरिटीज आपको दिखती है वहाँ से हमारे को? जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी और बता 3-4 नहीं, अब ये स्पीक में वो मिल जाएगा आपके वहाँ, उनके जो ग्रंथ अवेस्ता है, हमारे यहाँ ऋग्वेद इस ढंग से है, और आर्किटेक्चर में हमारा, क्योंकि जब आर्यंस आए हैं तो
जहाँ जहाँ से आए वहाँ के इन्फ्लुएंस तो अपने साथ लाई हैं और यहाँ पे वो ट्रांसमिट किया है उन्होंने। तो बेसिकली अगर आप देखें हमारे कांटेक्ट रहे ईरान और या जो भी पर्शियन एम्पायर है उनके अंडर स्वाई नॉर्थ वेस्ट का एक थोड़ा सा एरिया उनके अंडर रहा है, एक जर्जीज आर्टा जर्जीज डेरियस के उसमें, लेकिन अदरवाइज कोई डायरेक्ट वो नहीं रहा कांटेक्ट हमारा उनके साथ। ओके। तो सर आखिर में हरियाणा जो हब है एंशिएंट साइट्स का, हाँ एक जी एक बिल्कुल तरीके से। ऐसा है कि हरियाणा को हब तो इसलिए कहते हैं नहीं कि हमारे यहाँ पे ये सारी हड़प्पन साइट्स हज़ारों में मिल रही हैं, हाँ वो हमने कर दी सब लोगों ने। हाँ हम चार जैसे डॉक्टर सिलग्राम, डॉक्टर एक पुनिया थे, धर्मपाल सिंह पुनिया, मैं और मेरे बाद डॉक्टर अमर सिंह, हमने ये चार लोगों ने पूरा एरिया हरियाणा का एक्सप्लोर किया अपने पीएचडी थीसिस में। चार थीसिस थे, लेकिन इतने बड़े एरिया को पूरी तरह वो करना तो जस्टिफाई नहीं हो पाता था कि कहाँ पे और बहुत सी साइट्स मिलती। तो हमने जब मैं यहाँ से चला गया एमडी यूनिवर्सिटी में, तो हमने अपने एमफिल के स्टूडेंट्स को ब्लॉक वाइज एरिया देना शुरू कर दिया। अच्छा। एक एक ब्लॉक, एक जिले में कभी किसी में 8 किसी में 10-12 ब्लॉक होते थे, तो वो बहुत ही इंटेंसिव सर्वे करते और उसमें साइट्स बहुत मिली और सारी वो रिकॉर्ड हुई। जब वो देखी गई तो वो सारी आपको सरस्वती और इस पे मिल रही हैं ज़्यादातर। लेकिन ये बड़ा लॉपसाइडेड वो हो गया जिसके बेस पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर साइट्स थी, बहुत साइट्स थी, वहाँ कोई आर्कियोलॉजिस्ट था नहीं। अच्छा, वहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर बिस्ट थे, शुरू किया, उसके बाद वो हरियाणा आर्कियोलॉजी में आ गए, तो उनका काम भी हरियाणा में रहा। कुणाल, बन्नावली वगैरह ये खोदा उन्होंने, ये सारी। मैं फिर बाद में वहाँ रहा, मैं भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आगे फिर चला गया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ कोई आर्कियोलॉजिस्ट बहुत साल नहीं रहा। बाद में कुछ लोग आए, मेरे फादर बाद में ज्वाइन किया, उन्होंने सर्वे किया। उसके बाद क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन साइट्स की शुरू हो गई बहुत सी। हमने पहले तो हरियाणा का सर्वे शुरू किया, फिर हमने सोचा कि आसपास के एरिया का भी किया जाए, तो हमने वेस्टर्न यूपी का भी टॉपिक में दिया कुछ लोगों को राजस्थान का, नॉर्दर्न राजस्थान का, पंजाब का भी दिया। लेकिन उस समय तक ये था कि ये मशीन्स ये वो शुरू हो गई थी। ये जो सतलुज यमुना कैनाल बनाई गई, ये उसी जो पुराना कोर्स है उस पर, और ज़्यादातर साइट्स वहाँ पर हड़प्पन साइट्स वहाँ पे हुआ करती थी, वो सब उठ गई। उसके बाद घग्गर का जो है लिंडा नाला, बूढ़ी घग्गर, और ये सारा हमने किया। अच्छा अच्छा। बहुत यहाँ से ज़्यादा साइट्स थी। अगर वो पूरे के एरिया को किसी ने किया होता तो साइट्स वहाँ ज़्यादा मिलती। तो हब कह पाना तो ये तो इस कारण से है। ओके ओके। असली चीज़ तो तो ये सर है। इंटरेस्टिंगली अभी तो आर्कियोलॉजी में इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको नहीं लगता 10-15 साल बाद और आसान हो जाएगी आर्कियोलॉजी? और आसान तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास साइट्स होंगे तभी तो पता निकलेंगे। साइट्स बची कहाँ हैं अब, जब से ये मशीन्स और जेसीबी मशीन्स आई हैं। अच्छा अब मैंने आपको बताया आपको कि सबसे पहले जो डिस्ट्रक्शन शुरू हुई है, वैसे तो अब हड़प्पा का ही देखो। जब हड़प्पा की जो वहाँ से जो रेलवे लाइन बननी थी, वहाँ पर हड़प्पा से ही निकाली हुई ईंटें नीचे बिछा के वो करा हुआ था। कितना बड़ा साइट होगी, वो सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। फिर आपको देखेंगी जब सतलुज यमुना कैनाल बनाई गई, वो कैनाल तो उसी पुराने पार्ट में ही आनी थी ना, और वो पूरे हड़प्पन साइड से डॉटेड था एरिया, वो सारी उठ गई। उसके बाद आ गया जीटी रोड का और रेल का जो एक्सपेंशन जो है, यहाँ जितनी साइट थी, अभी ये कुरुक्षेत्र के आसपास ही 20 साइट्स थी। मैंने जितनी करी हैं आपको, मैंने वो साइट्स के वो बताया भी ना, कौन सी साइट कहाँ पे क्या है। जैसे वो यक्ष की मैंने बताई, रतन यक्ष जो है, आज वहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है। कहाँ का यक्ष, कहाँ की साइट वहाँ पे, और पलवल साइट थी उसके साथ ही, लेटरपन साइट्स थी ये। तो ये सारी तो अब खत्म हो गई हैं। अच्छा, खत्म ही हो गई है। खत्म। अब जहाँ तक कहना कि यहाँ पे इट वाज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, लेकिन अर्लीस्ट कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे थी। अब आप देखें एक साइट है फरीदकोट के पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, राखीगढ़ी से भी बढ़िया साइट होती वो।
लेकिन वो डिस्ट्रक्शन हो गई है, किसी ने एक्सक्वेशन नहीं किया। तो उसकी वजह से ये तो सारा हुआ। तो अब यहाँ पे अर्लीस्ट डेट आ गई हमारे पास, हम्म, लेकिन अगर वहाँ पे एक्सक्वेशन होता, हम्म, हो सकता है वहाँ पे और कुछ वो अर्ली आ जाती। लेकिन जहाँ तक अब का सवाल है हम्म, लेटेस्ट, तो आप देख सकते हैं राखी गढ़ी की डेट जो है काफ़ी आगे चली जाती है। लेकिन अगर आप देखें, अगर मैप्स को प्लॉट करके देखें हम्म, सिविल जितनी भी साइट्स का है, हम्म, ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ जो आए यहाँ पे हड़प्पन्स, हालांकि ज़्यादातर लोग तो नहीं मान रहे आजकल, तो उनका रूट जो है पाकिस्तान से, चोलिस्तान से होते हुए फिर जो है हरियाणा, और हरियाणा से फिर वो वेस्टर्न यूपी में इस तरह से वो चल के गए हैं। तो यहाँ तो अर्लीस्ट तो है ही नहीं। अब कल भी आपने देखा कि वो सब लोग बता रहे थे, तो यहाँ पे कोई प्री हड़प्पन साइट नहीं है। ये कुरुक्षेत्र का जो रीजन है जिसको ब्रह्म योनि और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है, यहाँ पे अर्ली साइट जो है, एक डाउटफुल साइट कल भी बताई गई थी, हड़प्पन एलिमेंट हैं जिसमें मैच्योर के, बाकी सारी लेट वो हैं। क्योंकि जब वो घग्गर हाकड़ा और घग्गर नदी है, बड़ी मेन नदी थी ये, इस पे ज़्यादातर साइट्स थी। जो अगर जैसे ही वो डेसिकेशन होके उसमें पानी की कमी होती रही, तो धीरे धीरे साइट्स आपको अपर रीजन में पानी की, क्योंकि पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी अगर नहीं होगा तो वो साइट, वो सिविलाइजेशन या साइट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको चोलिस्तान रीजन में लेट हड़प्पन फेज की साइट्स बहुत कम हो जाती हैं। उसके बाद ये साइट्स जो है सदर्न हरियाणा में थोड़ी बढ़ती हैं। कुरुक्षेत्र और ये जो अम्बाला का रीजन, यहाँ पे आके जितने गांव थे तकरीबन उतनी ही साइट्स थे उस समय, जितनी उतनी ही हड़प्पन साइट्स आपको मिलती हैं, क्योंकि नदी का पानी जो है कम होता चला गया। तो वो अपर रीजन में वो मूव करते रहे, और जब सरस्वती सूख गई बिल्कुल, तो गंगा जमुना दोआब में अब जितनी सनोली और जितनी ये साइट हैं, ये लेट फेज की हैं, लेट हड़प्पन है। कोई उसको कोई ओकर कलर पॉटरी और फलाना वलाना, ये सब ऐसा ही है। क्योंकि ओकर कलर कह देना ये अपने आप में एक मिसनोमर है, क्योंकि जब ये साइट हस्तिनापुर की एक्सकवेशन हुआ, तो वहाँ पे अर्लीस्ट जो PGW से पहले जो पॉटरी मिली, वो जो है कुछ ऐसी थी, पानी में रहने के कारण ऊपर से वो पील ऑफ ऊपर आई थी, तो रेड की जगह ओकरस हो गई थी। तो बीबी लाल ने उनको नाम ओकर कलर वेयर इंटेंशनली दिया, क्योंकि हड़प्पन नहीं कहा दिया, क्योंकि हड़प्पन में आपस में उनकी और YD शर्मा का आपस की प्रॉब्लम थी। YD शर्मा ने हड़प्पा और उनके बाद जो है ये जो रोपड़ की साइट एक्सक्वेट की थी, रोपड़ को अर्लीस्ट उस समय कहा जाता था, क्योंकि 1947 में जितनी भी मेजर साइट्स हैं वो तो चली गई पाकिस्तान में। तो वहाँ के जो यहाँ पे अपने पास कुछ बचा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे फिर खोज शुरू हुई, तब पता चलने लगा ना। तो रोपड़ के पास एक जगह है कोटला निहंग खान। कोटला निहंग खान का एक आदमी हड़प्पा एक्सक्वेशन में था, व्हीलर वहाँ पे व्हीलर के साथ, तो उसको पॉटरी वॉटरी का पता था। तो उसने कुछ पॉटरी ला के दिखाई डॉक्टर YD शर्मा, उन्होंने देखा ये तो हड़प्पा सभ्यता का है, तब वो माना गया रोपड़ को। तो एक टाइम तक यही कहा जाता था कि अर्लीस्ट जो है हड़प्पन साइट ईस्ट में रोपड़ है। ये और बाकी सर यहाँ पे खेतड़ी है बगल में, यहाँ पे हाँ जी, खेतड़ी का कॉपर तो हर जगह मिलता है, क्योंकि कॉपर के सप्लायर थे ये, खेतड़ी के कॉपर, इवन सिल्वर टिन, ये जो है उसमें से, क्योंकि मेजर कॉपर है, बाकी चीज़ें भी हैं, और फिर बाकी कल्याणा हिल्स हैं। कल्याणा हिल्स से जो स्टोन है वो हड़प्पन के जितने भी आप देखिए साइट्स, कल्याणा हिल्स कहाँ पे है? वो इसके साथ ही है, थोड़ा सा भिवानी का, खेतड़ी के नज़दीकी हरियाणा में पड़ता है ये। तो वो कल्याणा, वहाँ के जो स्टोन है वो जितने ग्राइंडिंग के लिए और सिलबट्टे और ये हड़प्पन साइट्स पे सारे वही मिल रहे हैं। तो वो कल्याणा स्टोन का हुआ है। तो कल्याणा
और जो आपका खिचड़ी है, इनका तो रोल रहा ही है, क्योंकि कॉपर की ज़रूरत जो है वो यहाँ से पूरी हो रही है, ओके। तो क्योंकि सर कॉपर। हाँ जी। आखिर में आप कैसे कंक्लूड करना चाहोगे इसको? बस अब हालत देख के, हमने इतने सालों से, 50 साल से देख रहे हैं, हाँ हालत ख़राब होती जा रही है, इन द सेंस कि हाँ। आर्कियोलॉजी अगर करना है तो साइट्स ही नहीं बच रही हैं। पहले साइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हमें। कल जैसे डॉक्टर प्रभाकर ने भी कहा कि पहले हमें साइट्स को लोगों के से खरीद के उसको प्रोटेक्ट करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो मिले। अब आने वाली पीढ़ियों को, अब मैं देख रहा हूँ पंजाब हरियाणा में कोई कुछ ही साइट्स ऐसी रह गई जिनको एक्सकेवेट ढंग से किया जा सकता है, जो इंटैक्ट है। बाकी तो सब उठ के खेत बन गए। तो अगर हमें इस तरह की वो करना है तो हमें करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करनी पड़ेंगी साइट्स उनको, ताकि आगे वाली पीढ़ियां जो हैं उनको भी फर्स्ट हैंड नॉलेज इस तरह की मिले। और सर आर्कियोलॉजी में जो डिपार्टमेंट जो पहले के युग का बहुत अच्छा हुआ करता था, इन सब में भी डिक्लाइन आ रहा है ना? डिक्लाइन इस तरह आया ना जी, कि इसकी कई चीज़ें, सरकार की प्रॉब्लम, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कुरुक्षेत्र का डिपार्टमेंट एक टाइम में बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े दिग्गज जो है, एक तो डॉक्टर सूरी भान जिन्होंने पहले यहाँ पे काम शुरू किया, डॉक्टर यूवी सिंह जिन्होंने बालू, दौलतपुर, राजा करण का किला, मीताथल, सॉरी नॉट मीताथल, मिर्ज़ापुर एक्सकवेशंस किए। तो उसके बाद हम लोग आए। हम लोगों की प्रॉब्लम ये हुई कि हमें नौकरी नहीं किसी ने दी यहाँ पे, अदरवाइज हम लोग काम करते। अगली पीढ़ी का कोई आया नहीं है ढंग से जिसको कि वो आगे बढ़ाता, तो हम चले गए एमडीयू में। तो मैंने वहाँ जाके आर्कियोलॉजी शुरू की। कुछ सालों बाद हम डॉक्टर अमर सिंह को, अपने साथी को ले गए, तो हम लोगों ने वहाँ पे काम किया। उन्होंने भी बहुत से लोगों को पीएचडी और एमफिल के जो डेजर्टेशन हैं फील्ड वर्क पे करवाए। डॉक्टर सिलग्राम थे जो भी कुरुक्षेत्र में ही थे, वो चले गए थे वहाँ, वो हमारे सीनियर थे। अच्छा अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे, हमने अपना ग्रुप बना लिया अपना, अच्छा किया। जो कुरुक्षेत्र से बेटर हम वहाँ काम करने लग गए। अच्छा अच्छा। अब ये आपने देखे, ये सज्जन, डॉक्टर सज्जन कुमार, डॉक्टर विजय, डॉक्टर विवेक डांगी, जो आप ने देखा है कि जो इतने एक्टिव हैं, जो इस फील्ड में सबने पेपर पढ़े हैं और इंडियस रीजन में, ये मेरे साथ पीएचडी किया है इन्होंने, अच्छा, आपके स्टूडेंट्स हैं? मेरे स्टूडेंट रहे एमडीयू में। अच्छा। अब वो अलग अलग जगह, अगर एमडीयू में किसी ने 91 के बाद किसी को और लिया ही नहीं, मेरे बाद कोई आर्कियोलॉजी में लिया ही नहीं। अच्छा। अगर किसी को इनमें से किसी को लिया होता तो वो आगे चलती, पर अब वहाँ पे कोई है ही नहीं, सारे ही रिटायर हो गए जितने लोग थे। अब डिपार्टमेंट में वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग होते हैं उनसे काम चल रहा है। वो तो नौकरी कर रहे हैं अपनी। कॉन्ट्रैक्ट पे है, नौकरी की इंतजार कर रहे हैं कि यहीं पक्की हो जाए कुछ। तो अगर ये चीज़ें प्रायोरिटी होती सरकार की, अब जैसे मैंने वहाँ पे म्यूज़ियम स्क्रैच से शुरू किया, हालांकि स्क्रैच से मैंने कुरुक्षेत्र या मैं यूनिवर्सिटी में भी किया था, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने जब ज्वाइन किया ना म्यूजियम सुपरवाइज़र 1979-80 में, तो एक दिन अखबार में आ गया म्यूजियम इन कपबोर्ड्स। मतलब कोई शो केस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ऐसे जैसे कपबोर्ड्स बने हैं ना, उन पे मूर्तियाँ रखी हुई थी। तब हमने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा, तो हमें 50,000 रुपये मिला था। तो उस समय फिर हमने शो केसेस वगैरह बनाए थे। इसी तरह हमने कुरुक्षेत्र से जाके एमडीयू में जो सामान हमें मिलता तो वहीं कर लेते इकट्ठा, और जगह जगह घूमते, एक्सप्लोरेशन करते, ले आते सामान। तो म्यूज़ियम के लिए एक हमने कमरा लिया वहाँ पे यूनिवर्सिटी को कह के, तो हमने वो लेके वहाँ बनाना शुरू किया। फिर जो है यूजीसी की ग्रांट और ये वो ले लो के, फिर दिखाने को हो गए ना हमारे पास कुछ। ठीक बात है। फिर यूजीसी की ग्रांट मिली, फिर हमने शो केसेस बना लिए, वो जो वॉल्स में वो बनवा लिए पेन। तो म्यूज़ियम सुपरवाइज शुरू किया। अब जो है वो म्यूज़ियम की बिल्डिंग जो है वहाँ से ना, जब डिपार्टमेंट का शिफ्ट हुआ, नहीं पहले तो वैसे ही दूसरे की बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी चल रही थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर में, फिर एक बिल्डिंग बनी, वहाँ पे शिफ्ट किया। अब जब परमानेंट बिल्डिंगें हो गई तो स्टाफ कोई नहीं रहा,
एज ए रिजल्ट वो सारा सामान ले जाके डंप कर दिया। वहाँ वो दीमक था, पॉटरी के जो बैग्स हैं और वो लिफाफे लोगों में दीमक खा गई, शो केसेस थे लकड़ी के वो दीमक खा गई। अब वो कुछ भी ऐसा ऐसा बुरा हाल हो गया। तो अगर ये चीज़ें बचा के कराई होती ढंगे, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, यहाँ डिपार्टमेंट भी म्यूजियम है, एक ये धरोहर म्यूजियम जो है हाँ अच्छा वो बना रहे हैं। हाँ, अच्छा मैंने हाँ देखा। तो इस तरह हमारे यहाँ हाँ। जो है बनी बनाई चीज़ हम्म। ख़त्म हो गई। ओके। तो अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हो, पैसा दिया जाए। हम्म। अब ये कह दिया एक बार कि गुरुकुल झज्जर के म्यूजियम को ना स्टेट म्यूजियम बनाया जाएगा, उसके लिए इतने करोड़ खर्च करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं लगा उस पर। हाँ, राखीगढ़ी में जरूर बना दिया वो म्यूजियम। सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना? हाँ, राखीगढ़ी में म्यूजियम तो बना दिया गया, नहीं स्टेट का भी है, तो वहाँ भी म्यूजियम बना दिया गया है। अच्छा। अब यहाँ का जितनी एक्सपेंशन हुई है राजा, ये आपकी हर्ष का टीला वगैरह, शेख चिल्ली के मुकबरे में साइड म्यूजियम है, तो वो लोग तो साइड म्यूजियम बना देते हैं। रोपड़ है, रोपड़ में साइड म्यूजियम बना दिया। तो यहाँ हमारे यहाँ कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। अगर करें तो पोस्टरिटी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ें बच सकती हैं, रख सकते हैं हम लोग। ओके। ये ओके है। सर, देन थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर बीइंग थैंक यू।